हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? अब तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में 4 लेक्चर स्टडी किए। उन चारों लेक्चरों में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप लोग निश्चित तौर से कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर 5 की बात कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। मीन्स ये है कि अगर हम किसी भी यूनिट सेल की बात करते हैं, अपने पास ये एकक कोशिका है, एकक सेल है, इसमें जो अवयवी कण हैं उन्होंने कितना स्थान घेरा है, चाहे वो द्विविमीय हो अर्थात 2 डायमेंशनल या त्रिविमीय जिसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट को सीखने के लिए कि वो 2D में है या 3D में है, उनके द्वारा कितना स्थान घेरा गया अर्थात कवर्ड स्पेस जिसको कह सकते हैं। आगे हम लोग इसे पैकिंग नाम से जानेंगे। तो कितना स्थान घेरा गया इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान रहे कि टॉपिक बड़ा है, तो पहले आज हम लोग 2 डायमेंशनल में सीखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो 3 डायमेंशनल है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक, तो सभी लोग ये क्योंकि न्यूमेरिकली टॉपिक है अर्थात इसको डेरिवेशन जैसे समझ सकते हैं, इसलिए नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे। बीच बीच में आप पॉज करें और पॉज करने के बाद तब चीज़ों को नोट डाउन करें। यस और नो बात कर रहे हैं। तो इसमें सीखने से पहले सबसे पहली बात आती है कि उपसंयोजन संख्या क्या है। देखिए, उपसंयोजन संख्या का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले जितने भी एटम्स होते हैं या जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। मैं भी आपसे क्या कह रहा हूँ कि किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस की बात करें, क्रिस्टल लैटिस कैसा भी हो सकता है, ये 1 डायमेंशनल है। हम सब जानते हैं कि 1 डायमेंशनल मतलब एक विमीय जिसमें सिर्फ एक विमा होती है। तो इसको अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है, एक ही विधि है, ऐसे ही अरेंज किया जा सकता है। अब इसमें समन्वय संख्या जो वर्ड आ रहा है उसको समझने के लिए इसको टच करने वाले 2 एटम्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बेटे 2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात अपने को यही समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि किसी क्रिस्टल जालक में या किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित अवयवी कण को या एक निश्चित अवयवी कण के चारों तरफ या निकटवर्ती, ऐसे कह सकते हैं, निकटतम जितने अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की संख्या को हम समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। अब जब उपसंयोजन संख्या की बात की तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते रहूँगा कि कौन सा टॉपिक हम ले रहे हैं। अब तक हमने 1 डायमेंशनल के हिसाब से इस बात को समझ लिया। अब हम एक वर्ड और था इसमें, संकुलित भाग जिसको हम लोग बोलेंगे कितना उसके द्वारा क्षेत्रफल, अगर 2D में है तो क्षेत्रफल और 3D में है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया अर्थात आयतन घेरा गया, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं तो उपसंयोजन संख्या जब आ गई तो 2D में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर 2D। अच्छा, इनको सीखने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं जनरल वे में। जैसे मैंने ये कोई भी ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक में मैंने कॉलम कर दिया बेटे 15, ठीक है, और 15 कॉलम में इस तरीके से लिख दिया मैंने बॉयज़ गर्ल्स, ठीक, गर्ल्स मैंने ये लिख दिया। अब मुझसे आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो गर्ल्स का भाग है वो कितना है। बाकी सब में बॉयज़ भरा हुआ है, सिर्फ मैं गर्ल्स के भाग की बात करना चाहता हूँ। जो गर्ल्स हैं वो कितने पार्ट्स में, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो गर्ल्स वाला कॉलम है वो 3 और टोटल जितना कॉलम है वो 15 है। इसका मतलब है कि ये 1/5 के रेशियो में है कि जो गर्ल्स इस क्लास में या इस ब्लॉक में जो मौजूद हैं वो 1/5 के रेशियो में, क्योंकि ये है भिन्न निकालना जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन आप जानते हैं, फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है। मेरे पास इस तरीके का गोल ब्लॉक है और मैंने इस तरीके से इसमें 8 कॉलम कर दिए और मैंने इसमें
दो कॉलम कलर्ड कर दिए। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कलर्ड फ्रैक्शन निकालना, कलर्ड भाग निकालना, तो कैसे निकालोगे? 2 बाई टोटल कितने हैं 8, ऐसे तो निकालेंगे 1/4। ये तो हो गया पैक्टिंग फ्रैक्शन। और जिस दिन आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती है एविटेज की क्षमता, जिसको कहते हैं इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी क्षमता बन जाती है। अगर मैं इसकी बात करता, इसका मतलब है कि इसमें जो 25% पार्ट है वो कलर है और 75% पार्ट खाली है। ठीक है, तो यही चीज़ें अपने को यहाँ काम में आएंगी, इसलिए मैंने सबसे पहले समझाना जरूरी समझा। चलिए बात करते हैं। अब मैं 2D की बात कर रहा हूँ, तो 2D में जो अरेंजमेंट है वो 2 टाइप्स का रहता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से। तो पहली बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। हिंदी में बोले तो ये कह सकते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब वर्गाकार निबिड़ संकुलन है तो इसको समझेंगे कैसे, वो समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा अरेंजमेंट देखें। पार्टिकल्स को बेटे इस तरीके से अरेंज किया गया। ये पहली लेयर है जिसका नाम है ए। ध्यान रखना इससे कई क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो कंपटीशन के अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो इम्पोर्टेंट भी है। ये बेटे मैंने पहली लेयर जमा दी ए। अब जो दूसरी लेयर जमाने वाला हूँ वो सेम इसी के बराबर इस तरीके से अरेंज करेंगे। जब ये लेयर भी ऊपर की तरह ही सेम है तो ये भी कैसी हो जाएगी बेटे ए। मैं तीसरी एक लेयर और जमा रहा हूँ, वो भी कैसी है इसी की तरह, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी कैसी होगी ए। तो इसका नाम ध्यान रखना, पेपर में अगर ए करके भी आएगा तब भी आपको अगर उसने लिखा होगा क्लियर, लेकिन 2D और 3D, अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें या 3 डायमेंशनल की बात करें तो उस पर क्लियर लिखा गया होगा, तो इसको ए के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक, अब बात थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा वो और समझ लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एटम को टच करने वाले जितने दूसरे पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे इसको टच कर रहा है, ये 4 एटम बेटे इसको टच कर रहे हैं, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। इसका मतलब ये 4 एटम टच कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक एटम को टच करने वाले जो अवयवी कण हैं उनकी संख्या है 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। अब अभी थोड़ी देर हम आगे दूसरा पे चल रहे हैं, इसका है, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसको समझते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके से रहेगा। पहली लेयर, अब जो दूसरी लेयर है, पहली लेयर का बेटे नाम हो जाएगा ए। अब जो दूसरी लेयर आएगी वो लेयर इस तरीके से रहेगी कि वो इसके वॉइड पार्ट पर जाएगी, अर्थात जो स्थान यहाँ इसके बीच में रिक्त है उस स्थान पर ही आएगी। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब ये जो बीच वाली लेयर है इसका नाम है बी, और ये जो लेयर है ये पहले की तरह सेम है इसलिए इसका नाम है ए। और अगली लेयर अगर जमाएंगे तो वो पहले की तरह आएगी इसकी तरह, तो इसका नाम हो जाएगा बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे यहाँ नाम ए आ रहा था तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? इसका नाम है ए बी डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अगर 2 डायमेंशनल में अर्थात द्विविमीय में ए बी पूछेगा तो आपको कौन सा बताना है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बतानी है। दूसरी बात, अब बात थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिएगा। इस पर्टिकुलर एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं इसको आप देखिएगा। 1 टच करें, 1 2 3 4 5 6,
कितने एटम टच कर रहे हैं बेटे? 6 एटम टच कर रहे हैं। इसका मतलब है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। इन दोनों में ये सामान्य अंतर। अब बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका का मतलब है जो खाली स्थान पड़ा है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ आप स्थान देख रहे हैं, ये कैसा बन रहा है? ये 4 कोण की तरह है। इसका मतलब वर्गाकार है, जिसको स्क्वायर कहते हैं। तो इसका जब भी नाम होगा तो इसको बोलेंगे स्क्वायर बॉयडेड अरेंजमेंट। इसका मतलब वर्गाकार रिक्ति है। ये भी ध्यान रखना, ये 2D की बात चल रही है, हर बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना। ये वर्गाकार रिक्ति, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये कैसी बन रही है बेटे? त्रिभुज की तरह की। इसका मतलब इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइडेड, इसका मतलब त्रिकोणीय, 3 कोण वाली। तो ये त्रिकोणीय रिक्ति है और ये वर्गाकार रिक्ति है। दोनों में अब क्या अंतर है? दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 4 है, इसका 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर हम इसके स्थायित्व की बात कर लेते हैं। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, अर्थात कौन अधिक स्थायी होगा। तो ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन्स ये कि जिस क्रिस्टल लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, अर्थात वो उतना ही अधिक स्थायी होगा। हम इन दोनों की बात कर रहे थे। अब बात थी कि हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने वाले थे, पैकिंग क्षमता की। तो देखिए मैं अभी जनरल लिख दे रहा हूँ, अभी प्रूफ करके दिखाते हैं हम लोग कैसे होता है। 2 डायमेंशनल है तो नहीं सिलेबस में, लेकिन बता दे रहा हूँ, तरीका बताऊँगा, फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन, जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता, जिसे कहेंगे संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी तो वो स्क्वायर बॉयडेड में होता है बेटे 52.4%। ध्यान रखना ये इसकी निबिड़ संकुलित क्षमता है। इसका मतलब है इन पार्टिकल्स द्वारा 2D में, अगर हमारे पास गोल टाइल हो, मैं वर्गाकार की वृत्ताकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोल की बात कर रहा हूँ। अगर हम नीचे इस तरीके से एटम्स इस पर जमाएं, वो टाइल्स के रूप में इस तरीके की टाइल्स हो, तो उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो 52.4% होगा। जबकि खाली जो होगा, जिसको वॉइड परसेंटेज बोलते हैं, वॉइड का मतलब एम्प्टी कह सकते हो, वॉइड खाली जगह कह सकते हो, ठीक है, तो वो बचेगा बेटे 47.6%। ध्यान रखना 52.4 तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द्वारा घेर लिया जाएगा, लेकिन 47.6 खाली बचेगा। अब हम इसकी बात करते हैं। इसके द्वारा अगर यहाँ अवयवी कण इस तरीके से प्रेजेंट है तो इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 60.4%। इसका मतलब है 60.4% जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा स्थान घेरा गया होगा, जबकि 39.6 इसकी वॉइड एफिशिएंसी होगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं अब तक 2D में ही बात कर रहा हूँ। तो 2D में 2 प्रकार का अरेंजमेंट, एक स्क्वायर ये वाला क्लोज पैकिंग का और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, 2 प्रकार का अरेंजमेंट होता है। यहाँ जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% है, यहाँ 60.4% है। कभी भी अगर आपसे कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि दोनों में अंतर बताइए, विभेद करना है, तो विभेद करने के लिए आपके पास ये तरीका है। अब निकालते कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, ए टाइप से आएगा तब भी आपको यही बताना है, और बी टाइप से आएगा तब भी आपको, ए बी टाइप से आएगा तो भी ये बताना है हेक्सागोनल वाला, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर ये बताना है, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगी, अर्थात जिसकी उपसंयोजन संख्या अधिक होगी, उसका स्थायित्व अधिक होगा। वो ज़्यादा वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम से संबंधित हो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, अगर क्षेत्रफल जैसे तो उतना ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम लोग 2D के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है संकुलित क्षमता। टू डी में अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है संकुलित भाग इन 2D द्विविमीय
ठीक है। तो द्विविमीय या द्विविमा में संकुलित भाग निकालने का तरीका क्या है कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और उन एटम्स ने या पार्टिकल्स ने या कणों ने कितना स्थान घेरा है, और स्थान किसके रूप में घेरा जाएगा, वो क्षेत्रफल के रूप में। तो उन सबका टोटल क्षेत्रफल कितना है, और उस यूनिट सेल का, 1 मिनट को हम ये मान लें कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा है, एक यूनिट सेल है, वो भी 2D में, 2 डायमेंशन में। हमने मान लिया कि 2 डायमेंशन में लंबाई और चौड़ाई सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। अब इसमें जो पार्टिकल्स हमने यहाँ पर अरेंज किए हैं, तो उन पार्टिकल्स ने कितना स्थान घेरा, ये पैकिंग फ्रिक्शन है। अब कितना स्थान घेरा, बात थी 2D में, तो 2 प्रकार से अभी आपको बताया था, एक हेक्सागोनल के लिए और एक स्क्वायर के लिए, दोनों के लिए अलग प्रकार से होगा, लेकिन सबके लिए फॉर्मूला कॉमन एक ही है। अब फॉर्मूला क्या होगा कि कितने पार्टिकल्स थे और उन पार्टिकल्स ने कितना एरिया घेरा, और फिर कितने में घेरा, इस यूनिट सेल में पूरे में। ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं कि टोटल एरिया ऑफ ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, अर्थात एक यूनिट सेल में, यहाँ हिंदी में आप लिख सकते हैं एक यूनिट सेल या एक एकक कोष्ठका में सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया या कवर्ड और लिख दे रहा हूँ, कवर्ड का मतलब है इनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बटे टोटल एरिया कितना है वो लिखना है। तो टोटल एरिया ऑफ है क्या, ये यूनिट सेल, इसका मतलब है कि एकक कोष्ठका जो थी उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि उसके ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, अर्थात सभी जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, अर्थात सभी एक जैसे हैं, एक समान रूप से हैं, और कैसे हैं, गोलाकार हैं, स्फीयर की फॉर्म में हैं। तब हम यहाँ से क्या फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं, तो हमें ये पता होगा कि अभी आपसे ये कहा जाए कि ये सामने जो दीवार है, इस दीवार का आयतन पूछते तो आप आयतन वाले 3D का फॉर्मूला लगा करके ज्ञात कर सकते थे। हम बात कर रहे हैं 2D की, तो क्षेत्रफल से बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे इसकी बात की कि इसका क्षेत्रफल निकालना, तो आपको ये तो पता हो कि उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहली बात है कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मैंने लिखा ऑल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, उनका टोटल एरिया। तो हम क्या करेंगे कि एक का अगर एरिया मालूम पड़ जाए और कुल की संख्या मालूम पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, कुल का उस एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा। तो ये कह सकते हैं, यहाँ से नाम दिया था रैंक। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था रैंक क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स, अर्थात उसमें कितने प्रभावित परमाणु हैं, उनकी संख्या, विभिन्न की संख्या। तो Z जिसको कहेंगे रैंक, इनटू कितने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल, अर्थात उस एक एकक कोष्ठका में कुल प्रभावित परमाणुओं की संख्या इनटू Z जो रैंक है वो, बटे कुल टोटल एरिया कितना है यूनिट सेल का। अब वो डिपेंड करेगा कि आप स्क्वायर ले रहे हैं क्या ले रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ यूनिट सेल, अर्थात उस एकक कोष्ठका का एरिया कितना है ये निकालते हैं। यहाँ से बेटे पैकिंग फ्रैक्शन है, और जिस समय इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाती है पैकिंग इफिशियंसी, अर्थात संकुलित क्षमता। तो यहाँ से अभी मैंने स्क्वायर की बात की थी, तो स्क्वायर को निकालने के लिए क्या तरीका था आपके पास, इस तरीके से निकाल सकते थे। अपने आप ये होमवर्क में क्वेश्चन करना, ध्यान रखना कैसे करना है, तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके का अरेंजमेंट था, ये 4 पार्टिकल्स हैं, अगर इसकी रेडियस r है, ये पूरी इसकी कोर लेंथ हो गई, जिसका एरिया है यूनिट सेल का, क्योंकि एक यूनिट सेल ये बन गई, मुझे इसमें निकालना है। तो कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो रैंक की बात थी, रैंक आप देख पा रहे हैं अगर सही ढंग से, तो ये 1/4 पार्ट है, क्योंकि मैंने जो
आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, उस लेक्चर में ये बताया था कि वो 3D में था। यहाँ मैं 2D की बात कर रहा हूँ, ये 2 डायमेंशनल में है, इसलिए इसका 1/4 4 टर्म्स है, तो टोटल लगे कितना बन गया 1। तो जो रैंक है उसकी जगह तो आप लगा दोगे 1, ध्यान रखना। इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन 1 यूनिट सेल, सॉरी ये नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को ही हम लोग रैंक कहते हैं। एरिया ऑफ 1 एटम, एक एटम का एरिया कितना है ये लिखना है आपको। एरिया ऑफ 1 एटम, और आपको पता है कि एरिया जो एक एटम है वो गोलाकार है, तो उसका एरिया कितना होता है 4πr²। आपको सभी जानते हैं क्योंकि मैथ के स्टूडेंट्स भी हैं। अब ये रेडियस कितनी थी, मैंने बोला RR, तो ये क्या बन गया 2R। एरिया है यूनिट सेल का, ए और आर के बीच संबंध निकालना है। ए आर के बीच संबंध निकालने के बाद ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर, तो ये आएगा 4R²। यहाँ से आपस में कैंसिल आउट करोगे तो बनेगा 52.4%। ध्यान रखना, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब बात थी हेक्सागोनल वाले की, तो हेक्सागोनल को कैसे सॉल्व करते, नहीं हो तो आप मुझसे बोल देंगे, तो मैं अगली बार दूसरे वीडियो लेक्चर में इसको बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कोशिश करनी है। कहावत है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी नौका एक दिन पार जरूर होती है। देखिए इस तरीके से था। अब यहाँ जब आप रैंक की बात करेंगे तो रैंक कितनी हो जाएगी, तो आपको दिख रहा है एक एटम तो ये पूरा है, बाकी ये वाले एटम्स ये सब निकालना है। अब आपको पता है कितने एटम्स हैं, ये 6। ध्यान रखना ये 6 है, और एंगल कितना है, क्योंकि ये हेक्सागोनल है तो 120 डिग्री 120 अंश। अब जब ये 120 है बाई 360, ये इतना भाई 120 बाई 360 हो गया इतना, इंटू अब इसका पार्ट्स कितना टोटल मिला करके, तो यहाँ से निकालोगे 6 हैं तो 6 से निकालोगे तो 1/3, 3 तो 1/3, ये 3 तो यही हो गया। यहाँ से इन पार्टिकल्स को मिलाने से एक ये है 120 120 120, तो 3 1 2, तो ये 2 बन गए, तो 2 ये और 1 ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा बेटे। इसके लिए आप जो रैंक की वैल्यू लगाओगे वो 3 लगाओगे, इनटू एरिया ऑफ 1 एटम। अब यहाँ बात थी कि 1 एटम का एरिया, तो वही लग जाएगा 4πr²। अब बात करेंगे नीचे की, तो एरिया कैसे निकालेंगे। अब बात इसकी आती है कि एरिया यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल जो ये थी इसका नाम है, यहाँ तो आप नाम दे सकते थे ABCD, इसका नाम दे सकते हो ABCDEF। अब हेक्सागोनल का निकालना है, एक यूनिट सेल है, इसका कैसे निकालेंगे यहाँ पर डिपेंड करता है। आप देख पा रहे हैं ये इसका सेंटर है, ये एंगल कितना होगा, ये तीनों 60-60 के होंगे, इसको आप अलग उठा के लिख लीजिएगा, तो बन गया AOB। यहाँ से आप निकालेंगे, ये रेडियस इसकी RR, ये R थी और R ये थी, तो टोटल कितनी होगी बेटे 2R। अब 2R के बाद ये भी कितनी है, क्योंकि ये कैसे 60-60 के हो गए, तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 का है, ये 2R होगी, ये 60 अंश का है। यहाँ से ये 90 पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अर्थात लंब डाल दिया, तो यहाँ से त्रिकोणमिति के द्वारा ये 60 है, तो ये H मान लो, क्योंकि आपको निकालना है एरिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो ये तो हो जाएगा 2R 1/2 इंटू H हाइट। अब हाइट का पता नहीं कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे sin 60 लोगे, sin 60 इज इक्वल H/2R। इस तरीके से कैलकुलेशन करके यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल सकते हो और वहाँ आ जाएगी। वो वैल्यू आपको यहाँ लगानी है एरिया में, ध्यान रखना, तब आप निकाल पाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन और आंसर आएगा 60.4। तो इस तरीके से अपने पास ये जो 60.4 तक आएगा, तो हम यहाँ से निकाल पाते हैं। ये 2 डायमेंशनल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी है। ध्यान रखना इन पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। अब हम लोग 3D की बात करेंगे, तो सिर्फ यहाँ जो मैंने इतना लिखा है फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, प्रयास करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जो मैंने कवर्ड एरिया लिखा हुआ है यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा और एरिया की जगह वॉल्यूम हो जाएगा यूनिट सेल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा
ऑक्यूपाइड वॉल्यूम वॉल्यूम से मतलब आयतन है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ये बेटे 3D के लिए फॉर्मूला है और इस 3D के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल वही जेड रैंक इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना है वो, तो इसकी जगह लगाओगे आप 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बटे टोटल वॉल्यूम, तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस तरीके से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो 3D के लिए। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, 52.4% कैसे आता है, और BCC में 68% कैसे आता है, और FCC में जिसको हम लोग CCP के नाम से भी जानते हैं उसमें 74% कैसे आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग।